पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। बेसिकली ये लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज होती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। और सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या है, ऑल अदर थिंग्स बीइंग हेल्ड कांस्टेंट और अनचेंज्ड। मतलब जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं, हम उनको कांस्टेंट करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है इस सिनेरियो में। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अदर देन प्राइस आर हेल्ड कांस्टेंट। ये बात तो बिल्कुल सही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस अदर देन डिमांड आर हेल्ड कांस्टेंट। प्राइस चेंजेस रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस इन डिमांड। ये बात भी सूटेबल नहीं है। प्राइस फॉल्स रिजल्ट इन इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड। ये सेट्रस पेरिबस के रिलेटेड सूटेबल नहीं है, बिकॉज सेट्रस पेरिबस का मतलब क्या होता है, आप चीजों को कांस्टेंट अज्यूम करते हो, इसीलिए हमारा आंसर ए है। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। व्हाट इज लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट फॉर बस ट्रेवल इफ एन इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम अ मिक्स्ड इकोनॉमी टू अ मार्केट इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी ट्रांजिशन कर रही है, मतलब वो मिक्स्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रही है, तो वो क्या करेगी। ऑप्शन 1, अलाउिंग कंपनीज टू बिड फॉर बस रूट्स। मतलब जब आप मार्केट इकोनॉमी में घुसोगे या एंटर करोगे तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, या डिफरेंट कंपनीज चाहती हैं कि उनको ट्रैवल रूट्स मिले, तो ये ऑप्शन ए हो सकता है। फ्री बस ट्रैवल फॉर चिल्ड्रन, फ्री बस ट्रैवल फॉर स्कूल चिल्ड्रन। मतलब मार्केट इकोनॉमी में आप फ्री में कोई चीज भी नहीं देते, आप जो भी काम करते हो सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते हो, तो ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम प्राइसेस फॉर बस ट्रैवल, नहीं, बस ट्रैवल सस्ता होगा तभी तो सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ेगा। सब्सिडीज टू बस ऑपरेटर्स, नहीं, क्योंकि आप मिक्स से मार्केट इकोनॉमी पे जा रहे हो, तो इसीलिए आपका आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो पीपीसी दिखाए गए हैं, और वाई एक्सिस पे आउटपुट ऑफ मेज यानी मकई का है, और एक्स एक्सिस पे आउटपुट ऑफ बीन्स, और दोनों को टन्स में लिखा गया है। ओरिजिनली जो हम थे वो पीपीसी 1 पे थे, यानी अगर मैं 100 टन ऑफ मेज प्रोड्यूस करता था तो 100 टन ऑफ बीन्स भी प्रोड्यूस करता था, मतलब दोनों का प्रोडक्शन लेवल सेम है। अब ये बोल रहा है व्हाट हैज हैपेंड टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेज एंड द रिटर्न्स टू द फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग बीन्स। अब हमें साफ साफ नजर आ रहा है जब पीपीसी शिफ्ट हुआ है, यानी पीपीसी राइट शिफ्ट हुआ है, तो आउटपुट ऑफ मेज इंक्रीज हो गया है, 100 से 200 हो गया, यानी डबल हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग बीन्स, यानी बीन्स की जो प्रोडक्शन है वो डबल हुई है, यानी राइज हुई है। यानी हमारा ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से कोई होगा, ए एंड सी कट जाएंगे। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेज, अब इस पे क्या फर्क पड़ेगा। जाहिर है पहले हम 1 वीट इक्वल्स टू 1 मेज था, यानी 1 वीट मेज इक्वल्स टू 1 बीन के बराबर था। अब हमने बीन्स को डबल कर लिया, बीन्स को डबल कर लिया, और मेज को अभी भी 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बीन्स हैज रिजन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेज यानी मकई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई है, तो इसीलिए हमारा आंसर डी है। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। एन इंडिविजुअल बायज अ टिकट टू विजिट अ गवर्नमेंट ओन्ड आर्ट गैलरी। मतलब एक नॉर्मल बंदा टिकट खरीद रहा है, तो ये क्या होगी, प्राइवेट कॉस्ट होगी, यानी एक बंदे की प्राइवेट कॉस्ट है, सही है। टू विजिट अ गवर्नमेंट ओन्ड आर्ट गैलरी, मतलब वो अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज करना जा रहा है या अच्छी जगह जा रहा है, मतलब वहां पे उनका प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी, मतलब वो कुछ नया सीखेंगे एज कम्पेयर टू इट्स ऑप्शंस। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, प्राइवेट एंड डीमेरिट गुड है। प्राइवेट गुड तो है लेकिन डीमेरिट नहीं है, मतलब आर्ट गैलरी में जाने से हम कुछ उल्टे सीधे काम नहीं कर रहे, या सोसाइटी को उससे कोई नुकसान नहीं है। प्राइवेट गुड एंड मेरिट गुड ये हो सकता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहे, पब्लिक गुड
एंड डी भी क्या बोले, पब्लिक गुड। पब्लिक हो ही नहीं सकते क्योंकि एक बंदे ने इंडिविजुअली प्राइवेट पैसे दे के टिकट खरीदी है, तो वो प्राइवेट गुड का हिस्सा होगा, इसीलिए आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। द डायग्राम शोज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, फर्म सप्लाई कर्व S1 से S2, यानी सप्लाई डिक्रीज हुई है। अब सप्लाई डिक्रीज हुई है किस वजह से हो सकती है? और डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो सप्लाई बढ़ती है। और डिक्रीज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट। अगर फर्म्स की प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कम हुई है तो इससे उसकी डिमांड कम होगी, ना कि सप्लाई। और डिक्रीज इन द सब्सिडी ऑन द गुड। ये हो सकता है जब भी आपको सब्सिडी मिलती है तो आपका सप्लाई कर राइट शिफ्ट करता है। वही अगर सब्सिडी कम हो जाए तो आपका सप्लाई कर अंदर चला जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? डिक्रीज इन द टैक्स ऑन द गुड। टैक्स लगने से सप्लाई कम हो जाती है। और यहाँ पे टैक्स डिक्रीज हो रहा है। टैक्स डिक्रीज होने का मतलब क्या है? सप्लाई विल राइज। तो इसीलिए हमारा आंसर सी है। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द रोल ऑफ द फैक्टर एंटरप्राइज इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। यानी मॉडर्न इकोनॉमी में एंटरप्राइज का क्या रोल नहीं होता, उसकी एग्जांपल हमें बतानी है। सही है। डिसाइडिंग ऑन न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर द फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज। ये होता है, मतलब एक एंटरप्राइज डिसाइड करता है उसकी गुड्स की मार्केट कहाँ है, उसको कहाँ सेल करना है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है, तो ये होगा। मेकिंग पेमेंट्स टू सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स। ये थोड़ा सस्पिशियस है, मतलब जो एंटरप्राइज का ये रोल नहीं होता, मतलब यूजुअली, तो इसको हम थोड़ा सस्पिशियस रखते हैं। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। रिड्यूसिंग कॉस्ट थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू शिफ्ट सिस्टम फॉर एम्प्लॉयज। ये भी एंटरप्राइज करता है, वो अपने बिजनेस की कॉस्ट कम करने के लिए नए नए डिसीजंस लेता है, रिस्क लेता है। ऑप्शन डी क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके फर्म का आउटपुट बढ़ जाएगा। ये सारे जो डिसीजंस होते हैं, जो जो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज होती है, वो क्या करता है? एंटरप्राइज करता है। जो एंटरप्राइज नहीं करता है वो क्या होता है? मेकिंग पेमेंट्स टू सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड कैपिटल गुड्स। वो मैनेजर्स का काम होता है, या जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, या जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है, वो उसका काम होता है। एंटरप्राइज का ये काम नहीं होता। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। अ मैन्युफैक्चरर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 4 और इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कनेक्शन विद रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली प्राइस राइज कर रही है, प्राइस राइज कर रही है और रेवेन्यू भी राइज कर रही है। तो इलास्टिक गुड में क्या होता है? प्राइस बढ़ती है, आपका टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है। प्राइस इन डिक्रीज होती है तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। ये इलास्टिक का था। ये किसका था? इलास्टिक का था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो चीज है, इलास्टिक वाले ऑप्शन हम काट देते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन जब प्राइस बढ़ती है तो रेवेन्यू बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है? ये इनइलास्टिक गुड में फॉल करता है। अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक में फॉल करता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक पे फॉल करता है। हम एक चीज, एक डायग्राम बना के देख लेते हैं, जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा। ये डॉलर यानी प्राइस, ये क्वांटिटी है, ये डिमांड कर्व है। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल, पहले मेरी प्राइस थी 4, फिर मेरी प्राइस हो गई 5, ये प्राइस हो गई मेरी 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो मेरी क्वांटिटी तो फिक्स्ड है। अब ये मेरा रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, प्राइस 4 थी, ये रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है ना, तो आपके प्राइस बढ़ने से आपका रेवेन्यू बढ़ता है। सही है। मतलब जिस प्रोपोर्शन से प्राइस बढ़ेगी उस प्रोपोर्शन से आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, नॉट रिलेटिवली। अगर आप चाह रहे हो कि हम थोड़ी और रिसर्च कर लें, फॉर एग्जांपल 4 to 5
कि राइस का जो प्राइस है ये 25% इंक्रीज होता है इन प्राइस, और 5 से 6 होता है 20% इंक्रीज इन प्राइस। और रेवेन्यू में भी इसी तरह ही है, 25% इंक्रीज इन रेवेन्यू और 20% इन इंक्रीज इन रेवेन्यू। ये तब होगा जब आपकी क्वांटिटी फिक्स्ड होगी। सही है, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है और इसका आंसर बी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 पे। अ फर्म एस्टैब्लिशेस दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ इट्स प्रोडक्ट हैज अ वैल्यू ऑफ 0.3। 0.3 का मतलब क्या है? इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो ये जीरो से बहुत करीब है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, ये फर्म्स, ये जो स्टेटमेंट से हमें आइडेंटिफाई करनी कौन सी ट्रू है। अकॉर्डिंग टू दिस पीईएस, इट हैज अनयूज्ड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अगर आपके पास अनयूज्ड कैपेसिटी होगी, आप अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हो एज डिमांड आए, तो आपकी पीईएस इलास्टिक होगी, नॉट इन इलास्टिक। इट हैज अ लॉट ऑफ स्टॉक ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अगर आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी आप सडनली उसको सप्लाई कर सकते हो, तो वो इलास्टिक टाइप होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, नॉट इन इलास्टिक। इट यूजेस हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स। पेरिशेबल रॉ मटेरियल्स का ये होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे मिल्क हो गया या जैसे फ्रेश आइटम्स हो गए, जैसे आपका एग्रीकल्चर गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, जैसे कि बीट हो गई, राइस हो गई। उनकी सप्लाई इनइलास्टिक क्यों होती है? बिकॉज उनको ज्यादा टाइम लगता है प्रोडक्शन में, 6 महीने 8 महीने एक क्रॉप को ग्रो करने में, इसीलिए वो उनकी इनइलास्टिक सप्लाई होती है, यानी पीएस उनकी इनइलास्टिक होती है। इट यूजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर इजीली अवेलेबल। अगर उसके रॉ मटेरियल इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं तो उसकी सप्लाई इनइलास्टिक नहीं होती। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। सही है, यहाँ पे हमें मार्केट फॉर ऑयल का डायग्राम दिया हुआ है और हमें बताया गया हम ओरिजिनल प्राइस जो हमारी है वो पी है, यानी हम इस पे हैं, जो मैंने ब्लू पेन से हाईलाइट किया है। अब इस क्वेश्चन में हमने एक चीज नोटिस करी, आपकी सप्लाई बढ़ भी रही है, कम भी रही है, कम भी हो रही है, डिमांड भी बढ़ रही है और कम भी हो रही है। अब अब इसकी जो स्टेटमेंट दी हुई है हम वो पढ़ते हैं। देयर इज अ रिडक्शन इन वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज। देयर इज अ रिडक्शन इन वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज ड्यू टू वॉर इन सम सप्लाइंग कंट्रीज। मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ने से मुझे तो डायरेक्टली ये क्लिक कर गया कि ऑयल शॉर्ट हो रहा है और ऑयल की सप्लाई कम हो रही है। तो हम पॉइंट पी पे थे, यानी एस पे थे, तो हमारी सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? S1 पे हो जाएगी। सही है, अब आगे पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम सम इम्पोर्टिंग कंट्रीज आर मच कूलर देन यूजुअल। मतलब क्या है कि कुछ कंट्रीज में ऑयल की डिमांड बढ़ रही है, वहां पे ठंड ज्यादा है, तो आग जलाने के लिए उनको ऑयल चाहिए, तो यानी इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, डी से D1 जाएगी। तो अब जो जो नया S1 और D1 जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये P4 पे। तो बोला है व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑयल आफ्टर दीज चेंजेस। सिंपली हमने आइडेंटिफाई कर लिया P4, यानी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है। सही है, तो अगर हम इसको फर्दर आइडेंटिफाई करें तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो ऑयल की जो क्वांटिटी में चेंज आया ना वो इतना कोई खास नहीं आया, बस प्राइस इंक्रीज करी है। क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं। द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स एट द सेम टाइम एज इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज। यानी द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स एट द सेम टाइम इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब डिक्रीज होती है आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, यानी सप्लाई राइट शिफ्ट हो जाती है। सही है, तो हम पढ़ते हैं। What will be the combined effect of these changes on the price and on the quantity supplied of the good? Quantity supplied of the good. तो हम इसकी डायग्राम बना के देख लेते हैं। डिमांड
supply, dollar, and quantity. The demand for a good falls at the same time. Demand for a good falls. P1 पे आ गए, यानी डिमांड फॉल होगी. इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो गई. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या है? सप्लाई विल आल्सो शिफ्ट टू द राइट. S1 पे आ गए. मैंने पहले हम पॉइंट ए पे थे, अब हम पॉइंट बी पे आ गए. तो इससे हुआ क्या? अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी प्राइस डिक्रीज हो गई. प्राइस डिक्रीज हो गई है. प्राइस कौन से ऑप्शन में डिक्रीज हो रही है? ए और बी में डिक्रीज हो रही है. यानी सी एंड डी तो हमारे नहीं हो सकते. प्राइस डिक्रीज हो रही है और अगर हम देखें तो क्वांटिटी हमारी ऑलमोस्ट सेम आ रही है. यानी थोड़ा ऊपर भी हो सकती है और थोड़ा नीचे भी हो सकती है. यानी तो क्वांटिटी सप्लाइड पे जो इफेक्ट आएगा वो अनसर्टेन होगा. इसीलिए हमारा आंसर, राइट आंसर बी है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, डिमांड के फैक्टर शिफ्ट हो रहे हो, सप्लाई के फैक्टर्स की बात करें, आप बेसिकली एक डायग्राम बना के आप उन ऑप्शंस को वेरीफाई कर सकते हो. अच्छा, अब क्वेश्चन 11 क्या कहता है? अ गवर्नमेंट imposes a specific tax on a product. स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? पर यूनिट टैक्स होता है. पर यूनिट टैक्स होता है. पर यूनिट टैक्स होता है. But when will the tax cause the greatest reduction in consumer surplus for the buyers of the product? मतलब कंज्यूमर सरप्लस में ज्यादा रिडक्शन कब आएगी? अच्छा, हमने ये चीज पढ़ी कि अगर इनइलास्टिक गुड की प्राइस बढ़ाएंगे तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा. अगर इलास्टिक गुड की प्राइस बढ़ाएंगे तो टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा. ये बात हमने आइडेंटिफाई कर ली थी. ठीक है, अगर इनइलास्टिक गुड होगी ना तो प्राइस इफेक्ट से कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको तब भी कंज्यूम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मेडिसिन महंगी हो जाए तो मेरी तो वो नीड है. एट एनी लेवल मुझे वो तो कंज्यूम करनी पड़ेगी. तो जो ज्यादा बर्डन जब कंज्यूमर पे आएगा ना टैक्स का, वो इनइलास्टिक गुड्स में आएगा. यानी इनइलास्टिक जब उसकी डिमांड होगी, इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर प्रोड्यूसर टैक्स का बर्डन बेयर करता है. तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी नहीं हो सकते. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को पढ़ते हैं. व्हेन द प्रोडक्ट हैज प्राइस इन इलास्टिक डिमांड एंड प्राइस इलास्टिक सप्लाई. व्हेन द प्रोडक्ट हैज प्राइस इन इलास्टिक डिमांड एंड प्राइस इन इलास्टिक सप्लाई. देखो, जो इन इलास्टिक सप्लाई होती है ना, वो इस तरीके की होती है. मतलब उसमें जो सारा बर्डन आता है वो प्रोड्यूसर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है. क्योंकि अगर वो इससे थोड़ी भी प्राइस ऊपर करेगा उसका रेवेन्यू फॉल हो जाएगा. तो ये नहीं होगा. तो इसीलिए हमारा आंसर सी है. सप्लाई डिमांड, फिर सारा बर्डन कंज्यूमर की तरफ आएगा. इसलिए हमारा आंसर सी है. क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं. The table shows the maximum amount 3 students would each be willing to pay for a taxi to take the new home for a night club. टैक्सी का किराया कितना है? $12. Assume they share the taxi fare as shown in the table, which shows how much they each would each should pay so that each obtain the same consumer surplus. यानी regardless of their willingness to pay, उनका जो कंज्यूमर सरप्लस होना वो सेम होना चाहिए. और हमारे पास 4 ऑप्शन है. अब हम निकाल लेते हैं तीनों का कंज्यूमर सरप्लस. अब जैन जो है ना, वो उसकी एबिलिटी क्या है? 10. मतलब उसकी विलिंगनेस टू, मतलब कंज्यूमर सरप्लस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विलिंगनेस टू पे माइनस प्राइस. अब जैन की विलिंगनेस टू पे क्या है? $10. और ऑप्शन ए में वो पे कर रहा है 2. ऑप्शन बी में पे कर रहा है वो 10 - 4. ऑप्शन सी में पे कर रहा है वो 10 - 5. ऑप्शन डी में पे कर रहा है 10 - 6. पहले ऑप्शन में उसका सरप्लस आ रहा है 8. दूसरे में आ रहा है 6. चौथे में आ रहा है 5. लास्ट में आ रहा है 4. 8, 6, 5. अब सारा का कैलकुलेट करते हैं. अब सारा की विलिंगनेस टू पे क्या है? 8.
सारा की विलिंगनेस टू पे क्या है 8, और उसका जो कंज्यूमर सरप्लस है ना, सारा का कंज्यूमर सरप्लस ऑफ सारा, सारा इज 4, क्योंकि वो हर दफा $4 पे कर रही है। तो मतलब इस बात से हमें क्या पता लग गया कि जो तीनों कंज्यूमर हैं उनका सरप्लस 4 होना चाहिए। सारा का कंज्यूमर सरप्लस 4 आ रहा है, और आपका जो जेन है उसका भी 4 आ रहा है। एट व्हाट प्राइस? अगर वो $6 पे करेगा, अगर जेन $6 पे करेगा, सारा $4 पे करेगी, तो उनका कंज्यूमर सरप्लस 4 होगा। इसी तरह हम देख लेते हैं, अगर यास्मीन अगर यास्मीन $6 पे करती है, यानी उसकी विलिंगनेस टू पे $6 है, और उस वो जो पे कर रही है एग्जैक्टली हम वो माइनस कर लें, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस भी 4 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी है उसमें उन तीनों का कंज्यूमर सरप्लस सेम हो जाता है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर डी है। क्वेश्चन 13, a government fixes a minimum price for a service, what will be the outcome of such policy? मिनिमम प्राइस का मतलब क्या होता है? आप उससे अबव तो चार्ज कर सकते हो लेकिन बिलो चार्ज नहीं कर सकते। मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस इसका मतलब ये होता है। और मिनिमम प्राइस इफेक्टिव कब होती है? अबव इक्विलिब्रियम, अबव इक्विलिब्रियम। अगर आप मिनिमम प्राइस को अबव इक्विलिब्रियम लगाओगे ना, तो उससे मार्केट में कोई इफेक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट होगा। डिमांड विल फॉल इफ द मिनिमम प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम। अगर मिनिमम प्राइस को हम इक्विलिब्रियम से नीचे लगाएंगे, तो उससे डिमांड पे या सप्लाई पे कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम की प्राइस तो उससे वैसे ही ऊपर है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा मार्केट में। डिमांड विल राइज, डिमांड विल राइज इफ द मिनिमम प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम। ये सप्लाई है, ये डिमांड है। अब मिनिमम प्राइस मैंने अबव इक्विलिब्रियम लगाई है, तो इससे डिमांड कम हो रही है, यानी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, इससे राइज नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन कट गया। प्रोडक्शन विल फॉल इफ द मिनिमम प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम। अगर अबव इक्विलिब्रियम प्राइस है, अगर अबव इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, यानी सरप्लस हो जाएगा, मार्केट में सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। प्रोडक्शन विल राइज नॉट फॉल, तो ये भी कट गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? प्रोडक्शन विल स्टे सेम, विल दी सेम इफ द मिनिमम प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम। अगर मिनिमम प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम लगाई है, यानी हम ऊपर तो जा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं आ सकते, तो जो मार्केट की जो प्रोडक्शन हो रही है या जो प्रोडक्शन कंडीशंस है, वो अपने इक्विलिब्रियम पे ही काम करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, द डायग्राम illustrates the effect of placing a specific tax, specific indirect tax equal to JM। यानी जो JM है ये डायग्राम पे, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये मेरा स्पेसिफिक टैक्स है, यानी पर यूनिट टैक्स है। और हमसे ये पूछ रहा है टोटल टैक्स रिसिप्ट्स, यानी टोटल टैक्स रेवेन्यू पूछ रहा है, यानी ये पर यूनिट टैक्स है, पर यूनिट टैक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी जितने यूनिट्स पे लगी है, तो इससे टोटल रेवेन्यू आ जाएगा टैक्स का। और हमारी क्वांटिटी है ये Z और M, CM हमारी क्वांटिटी है। तो ये वाला जो एरिया मैंने रेड से शेड किया है ना, ये पूरा हमारा टैक्स रेवेन्यू है। XZ ऑप्शन डी हमारा आंसर है। टोटल रिसिप्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन 15, द डायग्राम शो द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व S1 एंड D1। ओरिजिनली हम कहाँ हैं? S1 और D1, यानी यहाँ पे रेड पॉइंटर से जिसको मैंने हाईलाइट किया। द गवर्नमेंट डिसाइड टू पे प्रोड्यूसर अ स्पेसिफिक सब्सिडी, सब्सिडी देते हैं तो हमारी सप्लाई बढ़ जाती है। ऐसा ही होता है, सब्सिडी देने से हमारी सप्लाई बढ़ जाती है। हाँ, सब्सिडी देने से हमारी सप्लाई बढ़ जाती है, तो हमारा सप्लाई S1 से S2 आ जाएगा, और इसने में कुछ बताया नहीं है, हम ऑप्शन बी को मार्क कर देंगे। इफ यू आर गुड विद डायग्राम्स, तो आप डायग्राम वाले सवाल इजीली कर सकते हो।
अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? Planned government expenditure for a country in the fiscal year 2016 is estimated 760 billion. Estimate किया. The top 5 areas of expenditure are given. भाई ये 5 एरियाज हैं जिसमें गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करेगी. What is the total amount in billions of dollars spent on transfer payments? ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है? क्वेश्चन ये है. ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती है जो वन साइडेड पेमेंट्स होती है, जिनके अगेंस्ट कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हुई होती. सही. तो हम देखते हैं इन पांचों में से कौन सी ट्रांसफर पेमेंट्स में इंक्लूड होती है. पेंशंस. देखो पेंशंस उनको मिलती हैं जो ओल्ड या रिटायर्ड लोग होते हैं, उनको सिर्फ मुफ्त में पैसे मिल रहे होते हैं, वो उसके अगेंस्ट कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे होते. वही अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर में पैसा डालेगी, यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रही है, जहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनको पैसे देगी, तो हेल्थ केयर में पैसे डालने से वो ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं है. वेलफेयर. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में फ्लड आ जाता है, यूएसए में पैसे दे देता है, एड दे देता है, ताकि हम अपना कुछ लॉस को बेयर कर सकें. तो वेलफेयर में जो पैसे मिलते हैं वो भी वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होती. इसी तरह एजुकेशन, स्कूल्स खोलेंगे या कुछ टीचर्स को हायर करेंगे, उसके अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट नहीं होगी. डिफेंस में आर्म्स एंड अम्यूनिशंस, फौजी या जो बॉर्डर पे हमारे जवान खड़े होते हैं उनको पैसे मिल रहे होते हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. मतलब इनके अगेंस्ट अगर हम इनमें पैसे डाल रहे हैं तो इनके अगेंस्ट कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है. ट्रांसफर पेमेंट्स हमारे पास दो हैं, एक 153 बिलियन यानी पेंशंस का, और दूसरा है हमारा 111. इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 462. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है? द डायग्राम शोज अ शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स. एनएक्स का मतलब क्या? नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स. व्हाट माइट हैव कॉस्ट अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, है ना. इंटरेस्ट रेट अगर महंगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग महंगी हो जाएगी, तो मैं इन्वेस्टमेंट कम कर दूंगा, तो एग्रीगेट डिमांड कम होना चाहिए, तो इसीलिए हमारा आंसर डी नहीं हो सकता. अ राइज इन इम्पोर्ट. अगर आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगी, अगर आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगी तो अल्टीमेटली उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी या उसको इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो कंजम्पशन हो रही है वो दूसरी कंट्रीज में हो रही है. ठीक है. ये भी नहीं हो सकता. अ फॉल इन ट्रेड सरप्लस. ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है? जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर लो, मतलब ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है? जब आपके रेवेन्यूज ज्यादा हो और आपकी आउटफ्लोज कम हो. लेकिन इसने कहा कि आपका ट्रेड सरप्लस कम हो रहा है, यानी आपका डेफिसिट हो रहा है, यानी आपकी इम्पोर्ट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, तो उससे एग्रीगेट डिमांड थोड़ी बढ़ेगा. अ फॉल इन बजट सरप्लस. बजट सरप्लस कब होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेस देन रेवेन्यूज. मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रही है, यानी गवर्नमेंट अपने जी वाले कंपोनेंट को बढ़ा रही है. अगर आपका जी बढ़ेगा इसका मतलब क्या? एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टू द राइट. बजट सरप्लस कम होने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका आंसर ए है. इस तरह आपको चीजें कनेक्ट करनी पड़ती है. क्वेश्चन 18. ये हमें एक ग्राफ दिया गया है, वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट है और एक्स एक्सिस पे ईयर्स गिवन है. व्हाट हैपेंड टू द जनरल प्राइस लेवल ओवर द 4 years. देखो ईयर 1 में क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन रेट हो रहा है, यानी प्राइसेस राइज कर रही हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं. सही है. और ईयर 2 में क्या हो रहा है? आपका इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट है, प्राइसेस कांस्टेंट नहीं है. ईयर 2 में प्राइसेस राइज कर रही हैं, प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं. सही है. तो मतलब एक साल में अगर मेरी 100 प्राइस थी, तो दूसरे साल में भी अगर 100 प्राइस है, तो रेट फिर भी लग रहा है 5% लग रहा है, इस पे भी 5% लग रहा है, मतलब प्राइजेस आर स्टिल राइजिंग. तो हमारा ईयर 2 में भी प्राइजेस इंक्रीज हो रही है.
और ऑप्शन 3 में क्या हो रहा है? ऑप्शन 3 में भी प्राइसेस राइज कर रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो रेट है ना वो पॉजिटिव है। ऑल्दो वो 4% हो रहा है, 3% हो रहा है, 2% हो रहा है, रेट कम हो रहा है, लेकिन प्राइसेस अभी भी राइज कर रही हैं। सही है। तो इसके हिसाब से आपको आई गेस आंसर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ईयर 4 में क्या हो रहा है? प्राइसेस आपकी नेगेटिव जा रही है, यानी बिलो जीरो जा रही है। नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन। आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? प्राइसेस आर आल्सो डिक्रीजिंग, इसीलिए आपका आंसर डी है। द डायग्राम शोज short run aggregate supply curve of an economy at which equilibrium level the national income is a reduction in the rate of interest likely to cause the greatest inflationary pressure for the income. अच्छा, इसने जो ए बी सी पॉइंट लगाए हैं या मार्क किए हैं, इसका मतलब क्या है? वहां पे एक एग्रीगेट डिमांड कर्व उन्होंने बना के रखा हुआ है। अब ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम होगा, रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ऐसे ही है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो किस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा होगा? तो हम इसको बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा AD1 है, AD1 है, और ये AD2 है, इसमें देखो प्राइस बहुत माइनर सी राइज कर रही है और आउटपुट ज्यादा चेंज कर रहा है। अगर AD3 पे हम जाते हैं तो इसमें प्राइस भी बढ़ रही है और आउटपुट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। वाइल अगर हम पॉइंट डी पे जाते हैं और एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाते हैं AD4, इसमें प्राइस का चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटपुट। तो इसका मतलब क्या है? जब आपके आउटपुट से ज्यादा आपके प्राइस लेवल बढ़ जाएं, इसका मतलब क्या है? देयर इज एन इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आंसर डी है। सही है। क्वेश्चन 20, a large coal mine is forced to close down because of falling demand for coal as consumer switch to less polluting fuels। मतलब जो कोल की डिमांड है वो कम हो रही है, डिमांड ऑफ कोल इज बीन रिड्यूसिंग। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस एंड रिक्रूटिंग इवेंट्स फॉर द कोल माइन वर्कर्स। अच्छा, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस? सिक्लिकल, ये टेम्परेरी होती है, टेम्पररी होती है। सीजनल भी टेम्परेरी होती है। सीजनल बिकॉज ऑफ सीजनल की वजह से होती है। सीजनल में क्या होता है कि अगर आप क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर फार्मर हैं, या जब वीट ग्रो होती है तो आप, जब वीट ग्रो होगी या जब वीट को हार्वेस्ट करने का टाइम होगा, आप उसी वक्त काम करोगे, उसके अलावा काम नहीं करोगे। तो वो लीस्ट सीरियस होती है। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जॉब सर्च टाइम, या आप जब एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ स्विच कर रहे होते हो, तब उसको कहा जाता है। एक सेकंड, सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट डिमांड डेफिशिएंट होती है, सॉरी, डिमांड डेफिशिएंट है जब आपकी इकोनॉमी में किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, यानी लैक ऑफ डिमांड की वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट इनकर होती है। और तीसरी क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब एक कंट्री का या एक इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, डिमांड की बात नहीं, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंजेस, इकोनॉमी चेंजेस। और चौथा क्या? टेक्नोलॉजिकल। अब जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन 20 में, उसमें टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बताई उसने। उसने बोला कि कोल माइन वर्कर्स है, उनको फोर्स किया गया कि कोल इंडस्ट्री को शट डाउन किया जाए, क्योंकि उससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। तो ये जो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैपिटल की वजह से नहीं हुई या टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुई, और ये सीजनल भी नहीं है। अब बच के रह गया क्या? ए और सी। तो अब मैं बताऊंगा ए क्यों नहीं होता। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए या उस सर्विस के लिए इकोनॉमी से कंप्लीटली डिमांड खत्म हो जाए,
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इज फोर्स टू क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ फॉलिंग डिमांड फॉर कोल। कोल की डिमांड कम हो रही है बिकॉज एज कंज्यूमर स्विच टू लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। मतलब फ्यूल्स की डिमांड अभी भी है लेकिन लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स के लिए, तो इसीलिए आपकी सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी। लास्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो कोल से रिलेटेड जितनी भी एम्प्लॉयमेंट थी वो पूरी इकोनॉमी से अब खत्म हो गई है। अब गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग कोर्सेज करा रही है, रिक्रूटमेंट्स इवेंट करवा रही है, ताकि आप अपने आप को डेवलप करो, आप अपने आप को पॉलिश करो, ताकि आप दूसरे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी या दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिट हो सको। A government succeeded in changing a current account deficit into a current account surpluses. Why might this current account surplus increase the country's inflation rate? अच्छा जी, it raises aggregate demand। हो सकता है। मतलब जब करंट अकाउंट डेफिसिट होता है और करंट अकाउंट जब सरप्लस होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? आपके इनफ्लोज बढ़ जाते हैं। इनफ्लोज बढ़ जाते हैं यानी आप एक्सपोर्ट्स ज्यादा करते हो, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर लेते हो और इम्पोर्ट्स को कम कर लेते हो। सही है। तो जब आपका नेट एक्सपोर्ट्स यानी एनएक्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आपका इन्फ्लेशन रेट भी तो बढ़ेगा। यानी ये AD1 है और ये AD2 है। तो वाई एक्सिस पे जो प्राइस लेवल होता है वो एक्चुअल में इन्फ्लेशन के रेट्स को कंसीडर किया जा रहा होता है। तो मतलब अब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होता है तो उसका मतलब कि आपका इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा, तो इसीलिए हमारा आंसर ए है। ये नहीं हो सकते। ठीक है, क्वेश्चन 22 पे आते हैं। What can be concluded from the diagram? A budget deficit was replaced by a surplus. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सरप्लस है, यहाँ पे डेफिसिट है, यहाँ पे भी डेफिसिट है। 2 ईयर्स में डेफिसिट है और एक में सरप्लस है। अब बजट डेफिसिट वाज रिप्लेस्ड बाय अ बजट सरप्लस। नहीं, मतलब बजट सरप्लस रिप्लेस किया गया था डेफिसिट से। अब बजट डेफिसिट हैज इंक्रीज्ड। ये बात सही लग रही है। पहले बजट डेफिसिट था, फिर और बढ़ गया, अब बजट डेफिसिट इंक्रीज्ड। तो ऑप्शन बी हो सकता है। द इकोनॉमी मूव फ्रॉम अ पॉइंट विद इन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू अ पॉइंट। इसका बिल्कुल वेग है, यहाँ पे कोई नजर ही नहीं आ रहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। द यील्ड फ्रॉम टैक्सेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड। अब जो आपके रेवेन्यू है ना वो फॉल कर रहे हैं। पहले साल में आपके 2.75 रेवेन्यू था, दूसरे में 2 पे पहुंच गया, तीसरे में 1.5 पे पहुंच गया। तो रेवेन्यूज आपके फॉल हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे, तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। क्वेश्चन 23 पे आते हैं। इन रिसेंट ईयर एन इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस चेंजेस इन इट्स प्राइस लेवल एज शोन। सही है। Which policy is most effective in reversing the trend shown in the price level? Okay. Encourages firm to expand production through tax incentives. मतलब जब आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन होती है ना, डिफ्लेशन होती है ना, तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, आपकी कंट्री की डिमांड कम हो जाती है, आपकी कंट्री में कंजम्पशन कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो वो लाइक एक रिसेशन की तरफ होता है। encourages firm to expand production through tax incentives, introduce an incomes policy to directly control wage increases, promote households savings by advertising saving schemes। मतलब जब आपको अपनी कंट्री को ग्रो करना हो ना, या अपनी कंट्री को ग्रोथ की तरफ लेके जाना हो, तो आप सेविंग्स को एनकरेज करते ही नहीं। सही है। अगर आप वेजेस को कंट्रोल कर भी लोगे तो उससे आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि उससे आपका ग्रोथ इंडस्ट्री ताल्लुक ही नहीं रखती। वो तो आप सिर्फ एक लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए टैक्स लगाते हो, मेरिट को कंट्रोल करने के लिए टैक्स लगाते हो, या वेजेस को बढ़ाते हो डायरेक्ट कंट्रोल के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला? रिड्यूस इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज मनी सप्लाई। ये आपकी है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इससे क्या होगा? आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी तो आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा।
रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप डिफ्लेशन से वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे, तो इसीलिए हमारा आंसर डी है। Question 24. The diagram shows Greece trade position with the European Union and Russian between 2005 and 2014. What can be concluded about the period to 2005 to 2014? क्या कंक्लूड करा जा सकता है? ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ग्रीस एनुअल ट्रेड डेफिसिट विद द यूरोपियन यूनियन रोज कंटिन्यूसली। ओके, मतलब अभी हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। मैंने कैलकुलेशंस आपके लिए कुछ कर लिए ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रशिया का ट्रेड डेफिसिट। अब रशिया का जो एक्सपोर्ट है ना, वो कंटिन्यूसली 0-0 रहा है। तो 2005 में उसका मैंने एस्टिमेट लगाया है कि ये 3 बिलियन का डेफिसिट था, और 2014 में मैंने अंदाज़ा लगाया है कि वो उसका 8 बिलियन के करीब डेफिसिट था। ऑल्दो रशिया जो है कंटिन्यूसली 14 ईयर्स में या 9 ईयर्स में डेफिसिट में ही रहा है, वाइल कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन। तो जो उसका 2005 का जो डेफिसिट था वो हम देख लेते हैं। 2005 में क्या था कि उसकी 11 बिलियन की ट्रेड हुई थी, और 35 के करीब उन्होंने इंपोर्ट करी थी। तो उनका जो डेफिसिट था वो 24 मिलियन का डेफिसिट था, वाइल 2014 में उनका जो डेफिसिट था वो 9 मिलियन का था। 20 माइनस 29, तो ग्रीस एनुअल ट्रेड डेफिसिट विथ यूरोपियन यूनियन, ये बात तो यहीं पे नलिफाई होगी। सही है। अब ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ग्रीस एनुअल ट्रेड डेफिसिट विद यूरोपियन यूनियन was lower in 2014 and 2005। भाई 2014 में 9 बिलियन का डेफिसिट था और 2005 में 24 बिलियन का, तो ये बात तो कहीं ना कहीं प्रूफ हो रही है। ग्रीस एनुअल ट्रेड डेफिसिट विद द यूरोपियन यूनियन फेल कंटिन्यूसली, यहाँ पे फेल तो कुछ भी नहीं हो रहा। सही है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है लेकिन फेल नहीं हो रहा। ग्रीस एनुअल ट्रेड डेफिसिट विद यूरोपियन यूनियन वाज स्मॉलर देन इट्स ट्रेड डेफिसिट विद रशिया। ट्रेड डेफिसिट रशिया का कम था, ऑल्दो देखो ग्रीस का दोनों टाइम में ज्यादा था, तो इसीलिए हमारा आंसर बी है। ये इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट अगर आप थोड़ी कैलकुलेशन करके ऑप्शंस को वेरीफाई करोगे तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन 25। देयर इज अ राइज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर, यानी यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। सही है। विच वुड कॉज द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन यूएस करंट अकाउंट डेफिसिट? a high level of domestic unemployment, a high level of domestic unemployment। अनएम्प्लॉयमेंट का करंट अकाउंट से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। a high price elasticity of demand for imports, ये बात हो सकती है, यानी प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स कम होंगी, प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स कम होंगी तो आप इंपोर्ट्स का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इलास्टिक गुड होते हैं। मतलब इंपोर्ट्स अगर सस्ती होगी तो इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा इंपोर्ट करोगे, इससे क्या होगा, आपकी कंट्री से आपकी करेंसी का आउटफ्लो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट डेफिसिट में जा सकता है। अ लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो कम बढ़ेगी, वो इलास्टिक है, ओ सॉरी इलास्टिक है। मतलब अगर आपकी करेंसी जब स्ट्रांग होती है ना, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है, तो रेवेन्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो जाता है। तो मतलब आपकी अगर प्राइस 10% से बढ़ी है तो मोर देन 10% आपका रेवेन्यू फॉल हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। लो रेट ऑफ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, इसका भी इससे कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 26। Since 2000, a country's export price have increased on average by 50% and its imports price by 25%.
What is the current figure for the country's terms of trade? 2000 equals to 125. हमारी बेस प्राइस क्या है? 100. बेस क्या है? 100. सही, इसने हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है. अब वो बोल रहा है एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ी है 50% से, यानी एक्सपोर्ट प्राइसेस जब 50% से बढ़ जाएंगी तो वो 150 हो जाएंगी, और इम्पोर्ट प्राइसेस बढ़ी हैं वो 125 हो जाएंगी, क्योंकि बेस प्राइस में अगर आप 50% लगाओगे. और टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स इनटू 100. ऐसे ही है. अब एक्सपोर्ट की प्राइसेस हो गए 150 और इम्पोर्ट की प्राइसेस हो गए 125, और हम इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 120 आएगा. 120. से व्हाट इज द करंट फिगर फॉर द कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड? मतलब 100 से 120 हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? सी. सही है. अच्छा जी, तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 27. Each diagram shows the production possibility curves of two economies, X and Y, which produce food and clothes. In which diagram would both economies benefit by specialization in the good in which they have comparative advantage and trading at an exchange rate of one cloth equal to 1.5 food. अभी 4 डायग्राम्स गिवन है, हमें पहले इनमें से ये कॉम्बिनेशन या एक्सचेंज रेट निकालना होगा. ठीक है, अब ऑप्शन बी को देखते हैं. इन दोनों में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, यानी दोनों के बीच में पैरेलल डिस्टेंस है, यानी दोनों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी सेम है. यानी अगर एक्स कंट्री 1 क्लोथ बना रही है तो इसके इक्वल में 1 फूड भी बना रही है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे. और ऑप्शन ए को देखते हैं, यानी ऑप्शन बी तो हमने रिजेक्ट कर दिया. ऑप्शन ए में हम देखते हैं एक्स में क्या हो रहा है. वो 1 क्लोथ तो बना रही है और 3 फूड बना रही है, कैसे है. और कंट्री वाई क्या कर रही है? 2 क्लोथ्स बना रही है और 4 फूड बना रही है, यानी इसका क्या है? 1 क्लोथ इक्वल्स टू 2 फूड का रेशो है. और जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्लोथ इक्वल्स टू 5 फूड, और हम क्लोथ में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 फूड. तो हमें रेशो क्या चाहिए? 1 क्लोथ इक्वल्स टू 2.5 फूड. तो ऑप्शन ए भी कट हो गया. अब ऑप्शन सी को देखते हैं. ऑप्शन सी में कंट्री एक्स का क्या रेशो है? 1 क्लोथ इक्वल्स टू 2 फूड, यानी इसको मैंने 1 कंसीडर कर लिया और इसको मैंने 2 कर लिया. और वाई का क्या है? 5 क्लोथ इक्वल्स टू 5 फूड, यानी 1 क्लोथ इक्वल्स टू 1 फूड, यानी 1:1 का रेशो है. तो इसका टोटल क्लोथ क्या हो जाएगा? 2C इक्वल्स टू 3F. ऐसे ही है. अब हम C को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5 ऑफ फूड. अब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हमारा आंसर सी है. ऑप्शन डी क्यों नहीं है ये भी देख लेते हैं. कंट्री वाई का रेशो क्या है? 1 क्लोथ इक्वल्स टू 1 फूड. एंड कंट्री एक्स का क्या है? यानी 4 क्लोथ्स इक्वल्स टू 2 फूड, यानी ये हो जाएगा 2 फूड और 2 क्लोथ्स इक्वल्स टू 0.25 ऑफ फूड, 1.25 ऑफ फूड. तो ये रेशो भी हमें नहीं चाहिए, हमें 1.5 का रेशो चाहिए, जो हमारा सिर्फ ऑप्शन सी में है. Question 28. Which government policy is most likely to focus on an increase in the quantity of skilled laborers? Exchange rate policy, fiscal policy. Fiscal policy में क्या होता है? आप टैक्सेस को मैनिपुलेट करते हो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, इकोनॉमिक इकोनॉमी पे डेवलपमेंट करेगी, तो इससे लेबर की स्किल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. मॉनेटरी पॉलिसी में भी यही होता है, इंटरेस्ट रेट होता है और मनी सप्लाई होती है, इससे लेबर की स्किल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो क्वांटिटी ऑफ स्किल्ड लेबर है उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, सप्लाई साइड पॉलिसी में क्या होता है? आप एग्रीगेट सप्लाई को राइट शिफ्ट करते हो, AS1 से AS2 जाते हो. इसमें क्या होता है कि आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों को इंक्रीज करते हो.
इस वजह से आपका आंसर डी होगा। एक्सचेंज रेट पॉलिसी इस चीज में इससे कोई लेना देना नहीं है कि लेबर की क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। 29. A small trading country decides on a policy of import substitution by producing more goods and services itself rather than purchasing from the, मतलब एक कंट्री है उसने एक पॉलिसी बनाई है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, हमें खुद गुड्स को प्रोड्यूस करना है रिगार्डलेस कि हम किसी और कंट्री से परचेज करें या इंपोर्ट करें। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी को लगाने का मकसद क्या होगा? पहला कि हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है, नहीं हमें एडवांटेज तो नहीं है फिर भी, लेकिन हम सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। टू इन्फ्लुएंस वर्ल्ड प्राइजेस इन इंटरनेशनल मार्केट, भाई हमें अपनी कंट्री पे फोकस करना है, हमें अपनी मतलब जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं उस पॉलिसी को हटा के हमें सेल्फ पे लाना है, मतलब सेल्फ गुड्स यानी लोकल गुड्स एंड सर्विसेज पे फोकस करना है। तो इंटरनेशनल मार्केट में हम कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करना चाह रहे। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, हाँ प्रोटेक्शनिज्म लगाई इसीलिए जाती है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो नुकसान होते हैं उसको अवॉइड किया जाए। ऑप्शन सी हो सकता है। टू सब्सटीट्यूट इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी फॉर लोकल लेबर, ऐसा भी कोई सीन नहीं है, हमें बस इंपोर्ट्स को रोकना है और लोकल गुड्स पे फोकस करना है, तो इसीलिए हमारा आंसर सी ही है। ऑप्शन क्वेश्चन 30. द मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री हुज करेंसी इज फ्लोटिंग फ्रीली एंड रेज द मार्केट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, other things being equal the exchange rate of the currency is most likely to, मतलब अगर हम अपना एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दे, फ्रीली उसको फ्लोट करने छोड़े, अगर एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इससे करेंसी पे या एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ऑप्शन ए कहता है फॉल एज डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइंस इन रिस्पॉन्स टू हायर इंटरेस्ट रेट, इसका कोई लेना देना नहीं। फॉल बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ मनी मस्ट बी रिड्यूस टू कॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज, ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। राइज एज फॉरेनर्स बाय द डोमेस्टिक करेंसी in order to hold assets with a higher yield, ये हो सकता है। Rise as exporter increase the volume of exports to hold foreign currency, ये नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकॉज राइज द करेंसी एक्सचेंज रेट इज मोस्ट लाइकली टू, अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा? हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, सॉरी the monetary authorities of a country whose currency is floating freely raise the market rates of interest, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे मार्केट के तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो हमारे एक्सचेंज रेट पे से क्या फर्क पड़ेगा? राइज एज फॉरेनर्स बाय द डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू होल्ड एसेट्स विद अ हायर यील्ड, मतलब इंटरेस्ट रेट को छोड़ के लोग क्या करेंगे? आपकी लोकल करेंसी को परचेज कर लेंगे, जिसकी वजह से आपकी करेंसी जब स्ट्रांग होगी तो उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, तो इसीलिए हमारा आंसर सी है। आई होप आप लोग को पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करें या आप मुझे कमेंट करें, या कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो